नमस्कार। यूपी ट्रिपल पैट के लिए 22 दिन 22 वीडियो 22 पीडीएफ जो सीरीज है उसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पैट की रीजनिंग में आज हम शुरू करेंगे कथन व निष्कर्ष। कथन व निष्कर्ष इसमें देखो 5 एग्जाम्पल देख लीजिए, इनमें से ही मिलता जुलता आपको मिल जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कथन कहता है कि सभी लैंप हुक हैं। सभी लैंप क्या हैं? हुक हैं। ठीक है। और दूसरा कहता है कोई हुक रंगीन नहीं है। कोई हुक रंगीन नहीं है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है, ये तो गलत ही हो जाएगा। और कोई हुक रंगीन नहीं है, बिल्कुल यही तो कह रहा था पहले स्टेटमेंट में। तो कोई हुक रंगीन नहीं है, केवल 2 आंसर होगा। देखिए, इसमें आपको अकल नहीं लगानी होती है कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। जैसा निष्कर्ष कहे आंख बंद करके मान लो। जैसा निष्कर्ष कहे आंख बंद करके मान लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी सिक्के कौवे हैं। यानी कि जो सभी सिक्के हैं वो क्या कह रहा है? ये क्या है? कौवे। सभी सिक्के कौवे हैं। और फिर कहता है कि कुछ कौवे पेंसिलें हैं। कुछ कौवे पेंसिलें हैं। तो एक तो संभावना ये बन सकती है कि कुछ कौवे पेंसिल हों लेकिन सिक्के शामिल ना हों। और एक संभावना क्या बन जाएगी कि बीच में सिक्का, बाहर कौवे, और ये इधर भी काटे। ये भी तो हो सकता है। पेंसिल और सिक्के माने क्वाइन और कौवे कर दो क्रो। या तो ये बनेगा या ये बनेगा। 2 संभावनाएं हैं, क्योंकि क्लियर तो बताया नहीं है। सभी सिक्के कौवे हैं और कुछ कौवे पेंसिल हैं, ये बताएं। अब निष्कर्ष पे देखते हैं कि कोई पेंसिल सिक्का नहीं है। कोई पेंसिल सिक्का नहीं है। यहाँ पर कोई पेंसिल सिक्का नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सिक्का हो भी सकता है, इसका मतलब कंफर्म नहीं कह सकते। तो थोड़ा वेट कर लो। और एक बात याद रखो, ऑप्शन में अगर या तो दिख जाए ना तो थोड़े सतर्क हो जाओ। अगर या तो ना लिखा हो तो देख लो कोई पेंसिल सिक्का नहीं। कोई स्टेटमेंट तभी सही माना जाएगा जब वो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन में देखो कि कोई पेंसिल सिक्का नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में पेंसिल और सिक्का कॉमन आ रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब तक दोनों में नहीं सेटिस्फाई करेगा तब तक उस स्टेटमेंट को सही नहीं माना जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ सिक्के पेंसिल हैं। पहले में कुछ सिक्के पेंसिल हैं? नहीं। दूसरे में कुछ सिक्के पेंसिल हैं? हाँ। तो ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ कुछ सिक्के पेंसिल हैं। तो जब कंफर्म नहीं कह सकते तो या तो होगा कि या तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि या तो कुछ सिक्के पेंसिल नहीं हैं या फिर कुछ सिक्के पेंसिल हैं। तो या तो 1 या फिर 2, यही निष्कर्ष निकलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ कागज फाइल हैं। कुछ कागज क्या है? फाइल हैं। और कुछ फाइल पेन हैं। कुछ फाइल पेन हैं। ये तो एक कंडीशन बन गई। दूसरी कह सकते हैं कि कुछ कागज फाइल हों इस तरह से, और ये हो गया कागज, ये हो गया फाइल। और एक क्या बन सकती है? और अभी क्या कह रहे हैं? कुछ पेन फाइल है। मान लो ये भी तो हो सकता है। अभी भी तो बात सही है कि कुछ पेन फाइल है, और यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी। तो ये हो गई और की कंडीशन की, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब निष्कर्ष पे देख लेते हैं कि कुछ फाइल
पेन नहीं है। कुछ फाइल पेन नहीं है, तो पहले में देखो कुछ फाइल पेन है, हाँ, दूसरे में भी कुछ फाइल पेन है, मतलब पहला तो शुद्ध रूप से गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि कुछ पेन कागज हैं। तो पहले में देखो कुछ पेन कागज हैं, जी नहीं, पेन अलग है कागज अलग है। और यहाँ पर कुछ पेन कागज हैं, हाँ। हमने क्या कहा कि जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे नहीं मानेंगे। तो कुछ पेन कागज हैं, ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। लेकिन हमने क्या कहा कि या तो और देखो, तो या 1 या 2 क्या है, देखो कुछ फाइल पेन नहीं है कि अगर कंडीशन हो जाए, कुछ फाइल पेन नहीं है कि कंडीशन हो जाए। ओके ओके ओके, एक मिनट। कुछ फाइल पेन नहीं है, यहाँ पर कुछ फाइल पेन हैं, और यहाँ पर कुछ फाइल यहाँ पर भी पेन है। तो कुछ फाइल पेन नहीं है गलती हो गया, और कुछ पेन कागज हैं ये कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में कुछ पेन कागज नहीं है और नीचे वाली कंडीशन कुछ पेन कागज हैं, कन्फर्म नहीं कह सकते, दूसरा गलत। तो आंसर हो जाएगा ना 1 ना 2। ठीक है, या तो भी हमने चेक कर लिया, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कहता है कि कुछ जेब, ये देखो कुछ जेब बैग हैं और कुछ बैग खाली। कुछ जेब बैग है और कह रहा है कि कुछ बैग खाली हैं। एक तो इस तरह से डायग्राम बन सकता है, या फिर जेब बैग और खाली, जेब बैग और खाली, यही तो बन सकता है डायग्राम। संभावनाएं तो देखते हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ जेब खाली हैं। पहले में कुछ जेब खाली हैं, जी नहीं, दूसरे में कुछ जेब खाली हैं। जब तक दोनों में सेटिस्फाई नहीं करे हम नहीं मानेंगे, तो ये खत्म हो गया। अब बात करें कि कुछ बैग खाली है, तो यहाँ देखो कुछ बैग खाली हैं और यहाँ पे भी कुछ बैग खाली है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। कौन सा? दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अब या तो वाली बात ही खत्म हो गई। या तो क्या कब लगेगा ये? या तो जब हो तो वो कब लगेगा? जब दोनों स्टेटमेंट गलत हों, तब चेक करना पड़ता है कि या तो नहीं है। और अगर एक मिल गया हमें सही, तो इसका मतलब हो गया केवल 2। यही आंसर। अब या तो पर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां क्या हैं? ताले हैं। ऐसे ही तो बनाएंगे, उल्टा थोड़ी बनाएंगे। तो सभी चाबियां ताले हैं, और कह रहा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं। तो एक तो ये कंडीशन बन गई, और ये बना दी चाबी, ये बना दी ताले, और ये ऐसे कट भी तो कर सकता है ना। निष्कर्ष तो संभावना का ही खेल है। तो ये कुछ चाबियां, सभी चाबियां क्या हो गई? ताले। और अभी भी कंडीशन वही है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, ये भी। तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सभी दरवाजे, एक और कंडीशन बन सकती है। कौन सी? दिखा देते हैं हम लोग, तो हवा में देख लेते हैं। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि ये चाबी हो और ये ताले हों, और इसके अलावा ये जो दरवाजे हैं ये ऐसे भी तो कवर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा, ये देखो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिखाई देगा। ये देखो, इसमें क्या होगा? चाबी जो है, चाबी वो किसके अंडर में आ जाएगी? पूरी दरवाजे के अंडर में आ जाएगी। एक बार फिर से बना के देख लेते हैं।
देखो, एक तो कंडीशन ये हो गई कि सभी चाबियां ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे। अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं कि बीच में चाबी, ताले और दरवाजे भी कुछ इसमें चाबी वाले हिस्से को कट करें। या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे बढ़ते हुए ये चाबी वाले को भी अपने अंदर ले ले। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कंडीशन हमें मिल गई, चाहे तीन अलग अलग बना लो या इसी में समझ लो कि दरवाजे वाले पोर्शन इतना भी हो सकता है कि सभी चाबियां भी दरवाजे हो जाएं। अब देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कहता है कि सभी दरवाजे चाबियां हैं। तो सभी दरवाजे क्या चाबियां दिख रही हैं? देखो, सभी दरवाजे नहीं, ये वाला पोर्शन तो चाबी है ही नहीं, और इसमें भी ये वाला नहीं है। जब तो फिर ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा है सभी चाबियां ताले हैं। इधर देखो सभी चाबियां ताले हैं और इधर पे भी सभी चाबियां ताले हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो ये आपका आंसर हो गया, केवल निष्कर्ष 2 सही। इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है और सारी संभावनाएं देख लीजिए। कुछ लोग प्लस माइनस करके भी करते हैं, उसमें गलत रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए वो उस टाइप से हम नहीं करते, सीधे सीधे करके देख लेते हैं। थोड़ी सी बुद्धि जगाओ, संभावनाओं को देखो और आंसर आपको मिल जाए। अब अगला टॉपिक है वृहद एवं लघु, स्मॉलर एंड बिगर। तो इसमें कैसे करते हैं देख लीजिए। ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ये कह रहा है कि ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, सी से छोटा है। तो स्टेटमेंट एक अलग लिख लो। कह रहा है ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। और कह रहा है कि डी जो है, डी ई से छोटा है। यही तो कह रहा है, डी जो है वो ई से छोटा है। तो डी ई से छोटा हो गया परंतु ए से बड़ा है। ए से बड़ा है, यही तो कह रहा है। और यदि सी डी से छोटा हो, सी डी से छोटा बता रहा है। क्या कह रहा है कि सी जो है वो किससे छोटा है, डी से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है? अब देखो ये 3 इक्वेशन मिल गई। देखो जिसको आता है वो तुरंत कर लेगा, हम उनके लिए ये बता रहे हैं जिनको समझ नहीं आता। तो 3 इक्वेशन आपने बना ली। तो ए के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, तो देख लो ए है, ए कह रहा है और ये कह रहा है कि सी डी से छोटा हो। सी अगर डी से छोटा होगा तो यही तो कंडीशन बनेगी। लो, ए वही रहा, ये यहाँ से लिया, ए छोटा है सी से और ये कह रहा है कि सी छोटा है डी से। और ए से छोटा क्या है, बी, यहाँ से ले लिया हमने। ए से छोटा है बी, यहाँ से ले लिया। तो 4 ही तो थी, ए बी सी डी। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन, भगवान, मतलब सॉरी डी, सबसे बड़ा डी। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगर दिक्कत आई होगी तो अगले में समझ में आ जाए। कह रहा है कि ए बी सी डी और ई में ए बी की अपेक्षा लंबा है। ए जो है वो बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है। ये हो गया एक कंडीशन। बी केवल ई से लंबा है, तो ये क्या हो गया, बी जो है वो केवल ई से लंबा हो गया। बी केवल ई से लंबा है। यदि सी सबसे लंबा नहीं है, अगर सी सबसे लंबा नहीं है तो बचा कौन, बी ई ए सी हो गया, क्या बचा, डी। तो पूछ रहा है कि ऊंचाई के क्रम में रखने पर बीच में कौन होगा। तो कुल 5 हैं, बीच में कौन होगा, तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। बस ये 2 वैरायटी के अलावा तीसरी वैरायटी इसमें आएगी ही नहीं। खत्म हो गया रीजनिंग का वृहद एवं लघु।
अब पूछ रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें और दाएं से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर एक ही व्यक्ति की, देख लो राम है ना, राम के अलावा और कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, मतलब बाएं से और दाएं से दोनों से पोजीशन दी हो, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ही है, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 कर दो, ये आ जाएगा टोटल नंबर। लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन और -1 कर दो तो कुल संख्या आ जाएगी। तो लेफ्ट से कहा है 10 और राइट से 14, तो 10 + 14 और -1 कर दो, आंसर आ गया 23। यही हो गया आपका आंसर। बस। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72 छात्र हैं जिसमें राम बाएं से 40वां है, जिसमें राम बाएं से 40वां है, तो दाएं से राम का स्थान क्या होगा। अभी भी यही वाला फॉर्मूला अगर लिख दो कि लेफ्ट से पोजीशन, तो लेफ्ट से पोजीशन लिखी है 40 प्लस राइट से पोजीशन पूछी है और -1 कर दें, इक्वल टू टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हो गया 72। तो उधर गया r इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, ये आएगा प्लस में 73 और 73 - 40 33। ये आंसर आपका आ जाए। एक ही फॉर्मूले से दो क्वेश्चन, उल्टा पूछ ले तो ये, सीधा सीधा पूछ ले तो ये आंसर। चलिए अब आगे आते हैं, कहाँ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में राम बाएं से 14वां तथा श्याम दाएं से 19वां है। अब देख लो, अभी तक राम ही राम थे, एक ही व्यक्ति थे। अब क्या हो गया है, दो व्यक्ति हो गए हैं जिसमें राम बाएं से 14वां है और श्याम दाएं से 19वां है। अब दो व्यक्ति हो गए हैं और यदि वह दोनों आपस में स्थान बदल लें, ध्यान रखना स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है, तो राम बाएं से 17वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति का फॉर्मूला है, कुल व्यक्ति अगर स्थान बदल रहे हैं, दो व्यक्ति हैं और स्थान बदल, यहाँ पे लिख लो स्थान बदलने वाले प्रश्न में, स्थान बदलने वाले प्रश्न में अगर कुल व्यक्ति निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान और -1। तो इसमें नया स्थान किसका दिया है, राम का। राम का नया स्थान कितना है 17 प्लस दूसरे का पुराना स्थान, श्याम का पुराना स्थान कितना है 19 और -1, ये हो जाएंगे कुल व्यक्ति। एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान और -1, तो कितना हो गया 9 7 16 और 36 -1, तो कुल व्यक्ति आ गए 35। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए स्थान बदलेंगे तो दो लोग तो होंगे ही, तब तो स्थान बदलेंगे। तो स्थान बदलने वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, कुल व्यक्ति निकालने के लिए जो एक व्यक्ति है उसका किसी भी एक का ले लेंगे जिसका नया स्थान पता हो, उस व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और -1 कर देंगे, तो आपको कुल संख्या या पंक्ति में उपस्थित कुल लोग आपको पता चल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में राधा बाएं से 18वें स्थान पर थी और गीता गीता दाएं से 22वें स्थान पर, और यदि वे दोनों आपस में क्या कर लें, स्थान बदल लें,
तो राधा बाएं से 26वें स्थान पर हो जाती। तो कक्षा में गीता का नया स्थान क्या हो? कक्षा में गीता का नया स्थान क्या होगा? तो देखो, जब स्थान बदल लें और एक की पोजीशन दे दी हो और दूसरे की पोजीशन पूछी हो, क्या किया है? पहले पहले देख लो, राधा बाएं से कितने स्थान पर थी? 18th पर थी। और गीता दाएं से कितने स्थान पर थी? 22वें स्थान पर थी। आप कह रहे हैं आपस में स्थान बदल ले तो राधा कितने पे हो जाती है? 26 पर। तो पूछा है कि अब गीता का नया स्थान क्या होगा? तो स्थान बदलने की कंडीशन में जब किसी अभी तक कुल संख्या निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे कि किसी एक का नया स्थान प्लस किसी दूसरे का पुराना स्थान -1, ये हो गया कुल संख्या, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में की। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि एक की पोजीशन में जो घटाओ या बढ़ाओ, ध्यान रखना, घटाओ या बढ़ाओ, जैसे 18 थी और 26 हो गई, तो राधा के स्थान में कितनी वृद्धि हुई? +8 की। तो स्थान बदलने पर पोजीशन दूसरे के में भी वही चेंज होगा, माने +8 हुआ है तो यहाँ पे भी +8 हो जाएगा। तो गीता राइट से कितनी हो जाएगी? 22 + 8 यानी कि 30वें स्थान पर। और यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, माने 18वें पोजीशन से मान लो 14वें हो जाता, तो 4 माइनस होता। तो अगर यहाँ 4 माइनस होता तो यहाँ पर भी 4 माइनस होता। कुल मिलाकर एक की पोजीशन अगर घटेगी या बढ़ेगी, और जितनी घटेगी बढ़ेगी उतनी ही दूसरे की पोजीशन घटेगी या बढ़ेगी। तो आंसर आ गया 30वां स्थान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में राम बाएं से 10वां है और श्याम दाएं से 21वां है, और यदि वह दोनों आपस में स्थान बदल लें, यदि वो दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राम बाएं से 16वां हो जाता है। तो उनके बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये वाले क्वेश्चन की वैरायटी हो गई, बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ये वैरायटी है बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात। अगर कुल का पता हो तो हमें पता ही है, कुल निकालना हो, एक की पोजीशन नई वाली और दूसरे की पुरानी वाली, दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे तो कुल हो जाए। अब पूछा है कि एक है राम लेफ्ट से 10वां स्थान है, राम जो है, राम लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 10वें पर है। और श्याम राइट से 21वें स्थान पर है। अब ये कह रहा है कि पोजीशन इंटरचेंज कर लें, तो राम हो रहा है कितने पर? 16वें पे, 16th पर हो रहा है। तो उनके बीच कुल कितने व्यक्ति? तो कुल कितने व्यक्ति हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि एक के स्थान में जो कमी या वृद्धि होगी उसमें एक माइनस कर दें। तो राम लेफ्ट से 10 था और राम लेफ्ट से, सॉरी, लेफ्ट 10 से लेफ्ट 16 हो गया। यही तो है, राम बाएं से 10वां है और श्याम दाएं से 21वां। यदि वो दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राम बाएं से क्या हो रहा है? 16वां। तो राम के स्थान में कितनी वृद्धि हो रही है? 6 की, और उसमें एक कम कर दो तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। आंसर हो जाता है 5। सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। और अगर क्वेश्चन मान लो नया क्वेश्चन देख लें कि राम की पोजीशन 10वीं थी, फिर हो गई 20वीं, और स्थान बदलने पर तो पूछ ले तो इसके में कितना चेंज हो रहा है? 10 का। तो बीच में व्यक्ति कितने आएंगे? 10 - 1 9। ये नया क्वेश्चन समझ लो। तो एक की पोजीशन में जितना चेंज होगा उसमें से एक घटा दो तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी सेकेंडों में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में राम बाएं से 10वां है और श्याम 19वां है। ठीक है, इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे।
तो बताओ पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो ये वैरायटी हो गई अलग क्वेश्चन की, वो है कम से कम व्यक्ति वाली। कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे कि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, अब ज्ञात करेंगे कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, यानी कि एक का दायां 10 हो गया और दूसरे का बायां 19 हो गया, माइनस बीच के व्यक्ति -2। ये हो गया कम से कम व्यक्तियों की संख्या। कम से कम व्यक्ति, एक का दायां प्लस दूसरे का बायां माने 10 प्लस 19 माइनस बीच में व्यक्ति कितने थे 5, ये क्वेश्चन में दिया है, और माइनस कर देंगे 2। 29 माइनस 7, आंसर आ जाएगा 22। एक का दायां दूसरे का बायां माइनस उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं और माइनस में 2 कर देंगे, तो मिनिमम कम से कम है, मतलब इतने तो होंगे ही होंगे व्यक्ति, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यदि कम से कम की जगह पर, यदि कम से कम की जगह पर कह दे अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे एक का बायां दूसरे का दायां प्लस में बीच के व्यक्ति कर देंगे, माइनस में नहीं करेंगे। अब क्या कर देंगे, अगर पूछे अधिक से अधिक तो एक का बायां 10 हुआ, दूसरे का दायां 19 हुआ, प्लस में बीच के व्यक्ति हो गए, तो 29 5 34। तो अधिकतम व्यक्ति कितने 34 और मिनिमम व्यक्ति 22। याद कैसे रखेंगे मिनिमम? याद देखो, मिनिमम है तो घटाते ही चलेंगे ना, तो एक का बायां दूसरे का दायां तो जोड़ दिया, माइनस में कर दिया बीच के व्यक्ति और -2 और कर दिया। वो क्यों करते हैं, एक की पोजीशन एक दूसरे के जब इधर से भी जोड़ते हैं उधर से भी जोड़ते हैं, दोनों में आती है, इसलिए करते हैं। उतना कंसेप्ट में मत जाओ, सीधे समझ लो, हमें सबसे जल्दी क्वेश्चन करना है बस। और अधिक से अधिक में क्या करेंगे, दोनों का योग प्लस बीच के व्यक्ति, बस ये फॉर्मूला समझ के याद कर लेना, या फिर जैसे भी करे वैसे समझ लेना। 5 कंसेप्ट हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच के व्यक्तियों की संख्या, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देख लो तो समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो डायरेक्ट अंतर करेंगे, वो आ जाएंगे बीच के व्यक्ति। और यदि दोनों स्थानों का योग कुल संख्या से ज़्यादा हो तो अंतर में से कितना घटा देंगे, 2, तो आ जाएंगे बीच के व्यक्तियों से। कहाँ से, अभी नहीं समझ में आया होगा, अब आता है समझ में, क्योंकि अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं इस पैटर्न का। क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 22वां स्थान है व बी का दाएं से 12वां स्थान है। अब पूछा है बीच में कुल कितने व्यक्ति है, तो दोनों स्थानों का योग कर दो, तो योग कितना हो गया 22 प्लस 12। 22 प्लस 12 कितना हो गया 34। यही तो हो गया, दोनों स्थानों का योग 22 और 12, जबकि कुल विद्यार्थी इसने बताए कितने, कुल हैं 50। तो ऊपर कंसेप्ट में कहा है कि यदि दोनों स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो डायरेक्ट अंतर, तो कुल संख्या 50 है और दोनों स्थानों का योग 34 है, तो बीच के व्यक्ति निकालने हैं, तो 50 माइनस 34 कर दो 6, बस यही आंसर आ जाएगा। कुल से दोनों स्थानों का योग कम है, और अगर कुल से दोनों स्थानों का योग ज़्यादा हो, जैसे यहाँ देखिए 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का बाएं से 25वां स्थान है और राधिका का दाएं से 20वां स्थान है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए इस क्वेश्चन में 40, और योग कितना हो गया 25 प्लस 20, ये हो गया 45। तो योग जो है वो कुल से अधिक हो गया, तो क्या करेंगे, तो करेंगे अंतर -2, यानी कि 45 माइनस 40, और इसमें भी कर देंगे -2। 5 माइनस 2 3, तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 3। समझ गए ना कि कुल संख्या 40 थी और दोनों स्थानों का योग हो गया था 45,
तो क्या करेंगे, तो योग ज़्यादा हो गया तो दोनों का अंतर कर दो, 45 माइनस 40, उसमें भी 2 घटा दो तो 3 आ जाएगा। इनके बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या का मान। अब आते हैं सबसे आसान सेगमेंट जो है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसमें क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है क्लॉक का। क्लॉक में तो समस्या ही नहीं है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है क्लॉक में। देखो कैलेंडर तो ठीक ठाक कंसेप्ट है और मुझे नहीं लगता कि कैलेंडर पैट में पूछेंगे भी समय बर्बाद करने। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ दें वो अलग बात है कि लीप ईयर में क्या और ऐसा कुछ, लेकिन कैलकुलेशन वाला नहीं पूछेंगे। लेकिन क्लॉक से पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर एंगल निकालना नहीं होता है 5:10 पे, 10:10 पे, 11:20 पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो एक कंसेप्ट याद रखो, ये है मॉड, ये है मॉड और 30 गुणे घंटा माइनस 5.5 और ये हो गया गुणे मिनट। ये हो गया आपका माइनर एंगल, माइनर माना छोटा। अब ऑप्शन में ये ना मिले तो 360 से इसको घटा दोगे तो ये आपका बन जाएगा मेजर एंगल। तो दोनों चेक कर लेना। और कई बार ऑप्शन में क्या अकलदारी करता है कि मेजर और माइनर एंगल दोनों दे देगा और तीसरा ऑप्शन दे देगा कि दोनों, हाँ जी दोनों सही। कैसे, जैसे मान लो ये क्लॉक है तो जो ये एंगल बन रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, तो अगर ये एंगल बन रहा है तो ये भी तो एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन में या तो ये वाला एंगल दे देगा या ये दे देगा या दोनों देके एक तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों। तो 360 से क्यों घटाते हैं, टोटल एंगल कितना होता है एक सर्किल 360, तो अगर ये x है तो बचा हुआ कितना हो गया 360 माइनस एक्स। अब करते हैं कि जैसे ये वाला फॉर्मूला, मॉड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू चाहे ऋणात्मक आए या धनात्मक आए उसको धनात्मक ही मानेंगे, इसलिए ये मॉड लगाया हुआ है ये। ठीक, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10:10 पर, तो 10 तो घंटा वाले h की वैल्यू 10 हो गई और 10 मिनट हो गई, m की वैल्यू 10 हो गई। तो क्वेश्चन कर दो, 30 गुणे 10 माइनस 5.5 इंटू 10, ये एंगल आ गया 300 माइनस 55, क्या आ गया 245 ही तो हुआ, 245 डिग्री। 360 से घटा दोगे तो छोटा एंगल मिल जाएगा, दो में से जो ऑप्शन हो वही आंसर। h की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो घंटे में पढ़ते हैं, जैसे 5:10 हो तो h की जगह हो जाएगा 5 और m की जगह क्या हो जाएगा 10, बस 30 घंटा 5.5 मिनट। अब इसमें आते हैं दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन। वो ये हैं कि कब कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड या फिर विपरीत दिशा। तो कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक सुई होगी घड़ी की, तो एक के ऊपर एक सुई होगी या तो इस कंडीशन या इस कंडीशन में, तो इन दोनों के बीच कोण क्या बनेगा 0 डिग्री। तो बस क्या करना है आपको, आपको करना है 30 घंटा माइनस 5.5 मिनट, मॉड लगा के इक्वल टू क्या एंगल बना दो 0, तो वो हो गया कोइंसाइड। और अगर पूछ ले विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब घड़ी का एक एंगल इस तरफ एक एंगल इस तरफ, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो लिख देना 30 घंटा माइनस 5.5 मिनट बराबर 180 डिग्री कर देना और सॉल्व कर लेना। विपरीत दिशा में एंगल 180 बनता है और कोइंसाइड में एंगल 0 बनता है। तो यही लिखा है कि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा देना और इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा देना। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है आगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां कोइंसाइड करें। तो पहली अकल लगाओ कि 1 से 2 बजे के बीच है तो क्या होगा, कुछ 1 बजकर कुछ मान लो x मिनट पे ही तो करेंगी, 2 बजकर 1 मिनट पे तो करेंगी नहीं, क्योंकि ये कह रहा है 1 से 2 के बीच, तो 1 बजकर कुछ मिनट होगा।
तो h की जगह वैल्यू क्या रख देंगे 1 और मिनट की जगह रख देंगे वैल्यू x। तो लिखो 30 घंटा माइनस 5.5 मिनट बराबर कितना पूछ रहा है को इंसाइड मतलब एंगल हमने क्या बताया 0। 30 घंटा माइनस 5.5 मिनट बराबर 0 करो और घंटे की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 5.5 m की जगह लिख दो x और इक्वल टू 0 कर दो। तो क्या आएगा 30 इक्वल टू 5.5x। तो x की वैल्यू आएगी 300/55। 11 का भाग दे दो 5 सही 5/11 ये क्या आ गए मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या करेंगी कोइंसाइड करेंगी। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे कि 3 से 4 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां कोइंसाइड करेंगे। ये क्वेश्चन आप स्वयं करें तो समझ जाएंगे। कोइंसाइड में एंगल 0 आएगा, अगर कहने कब विपरीत दिशा में होंगी तो एंगल 180 कर देना। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर कह रहे हैं कि कोइंसाइड तो एंगल क्या रखते हैं हम 0 और अगर कह रहे हैं विपरीत दिशा तो एंगल रख देते हैं 180 डिग्री। लेकिन अगर पूछ ले कि घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी तो ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है। तो मतलब जब कोइंसाइड हो या अपोजिट हो दोनों सीधी रेखा काउंट होगा तो एंगल या तो 0 या फिर 180 होता है। सीधी रेखा का मतलब देखो 0 डिग्री पर भी ये दोनों सीधी रेखा में हैं और 180 डिग्री पर दोनों सीधी रेखा में। तो एंगल या तो 0 बन रहा होगा या 180 बन रहा होगा। तो पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री कोण बनाती हैं 11 बार और 180 डिग्री कोण बनाती हैं 11 बार, है ना। ये तो हमें पता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री कोण बनाती हैं 11 बार और 180 डिग्री कोण बनाती हैं 11 बार। और पूछा है दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी तो दोनों का टोटल कर देंगे। तो 12 घंटे में 22 बार सीधी रेखा में होंगी और अगर 24 घंटे कर देता तो 44 बार हो जाता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछेगा। आप देख लेते हैं। हाँ 0 डिग्री सीधी रेखा और एक दिशा ही हमने बता दिया है और 180 डिग्री में सीधी रेखा में होंगी लेकिन दिशा क्या होगी विपरीत ही हमने ऊपर एंगल बना के बता दी। अब क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितने बार 30 डिग्री कोण बनाएंगी, या पूछ लेगा कितनी बार 60 डिग्री कोण बनाएंगी, या पूछ लेगा कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाएंगी। तो 30 60 90 कोई भी डिग्री कोण पूछे 12 घंटे में तो वो कितनी बार बनाएंगी। आंसर आप लगा देना ऑप्शन देखते ही 22 बार। और अगर पूछे कि कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या है और नहीं कहे कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी 12 घंटे में तो आंसर है 11 बार। और अगर पूछे कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तो भी इसका आंसर है 11 बार। लेकिन अगर वो पूछ ले कि 0 डिग्री और 180 डिग्री बनाएंगी, और का मतलब हो गया प्लस, तो 11 + 11 हो जाएगा तो हो जाएगा 22। और यहाँ पे लिखा है या स्लैश का मतलब है या कितनी बार 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90। या का मतलब ऐड नहीं करना, अलग अलग चेक करना, और लिखा हो तो ऐड कर देना सब। तो एक बार फिर से क्लियर कर लें कि 12 घंटे में कितनी बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, या 60 डिग्री का या 90 डिग्री का तो 22 बार। और कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी तो 11 बार। और फिर कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी 12 घंटे में तो 11 बार। और पूछ ले कि कितनी बार 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तो फिर 11 बार ही रहेगा। लेकिन कितनी बार 0 डिग्री और
180 डिग्री का कोण बनाएं तो फिर हो जाएगा 11 + 11 यानी कि 22 बार। तो समरी होती है ये, पूछ लेता है डायरेक्ट कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में तो कितनी बार, 11 बार। 24 घंटे पूछ ले तो कितना कर देना, 22 बार। 180 डिग्री का 12 घंटे में, ये भी 11 बार। 24 घंटे पूछ ले तो 22 बार। 90 डिग्री का पूछ ले, ये पूछता है इसलिए बताए दे रहे हैं, 90 डिग्री का पूछ ले 12 घंटे में तो आप लगा देंगे 22 बार, और अगर 24 घंटे में पूछ ले तो लगा देना 44 बार। बात खत्म होती है। यही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना, इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा इतने में से। अब आते हैं आगे, इसकी वैरायटी क्या है क्वेश्चन की, देखते हैं। अब आते हैं कैलेंडर पर। कैलेंडर, तो हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। और एक बात याद रखो, जो कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट है वो डिफरेंस पर है, और इसके कुछ कंसेप्ट हैं कि क्या क्या होता है। तो अगर एक साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन हमेशा एक समान रहता है, और एक साधारण वर्ष के अगले या पिछले वर्ष में जाते समय एक दिन आगे या पीछे का बार लिखा जाता है। कैसे, पहले समझिए। हमने क्या बताया कि इसका कंसेप्ट है डिफरेंस। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप ईयर। साधारण वर्ष में कितने दिन, 365, लीप ईयर में 366। लेकिन हमने क्या बोला कि डिफरेंस पर होता है। तो अगर साधारण वर्ष का पहला दिन होगा और एक होगा 365वां दिन, तो 365 और एक का डिफरेंस कितना आएगा, 364। और लीप ईयर में एक और 366 होगा, इसका डिफरेंस आएगा 365। दोनों में 7 का भाग दे दो तो समझ में आ जाएगा, 7 पंचे 35, 7 52 बार चला जाएगा, और ये भी 52 बार चला जाएगा, और एक शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। याद रखना, क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी कि साधारण वर्ष का पहला दिन या अंतिम दिन समान होगा, और साधारण वर्ष से अगले वर्ष अगर जाएंगे तो उसका पहला दिन में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और पीछे जाएंगे तो 1 घटा देंगे। और लीप ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन में किसका अंतर होता है, 1 दिन का। तो यही लिखा है कि एक लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में हमेशा कितने का अंतर होता है, 1 दिन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे 1 जनवरी 2012 है, ये लीप ईयर है, उसको रविवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, सोमवार, 1 दिन ज़्यादा हो रहा। बस, अब आगे देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं साधारण शताब्दी वर्ष की। तो साधारण शताब्दी वर्ष वह हैं जिनमें 400 का भाग नहीं जाता, जैसे 1300, 17 शताब्दी का मतलब 100, तो जो 100 के गुणक हैं लेकिन 400 के गुणक नहीं हैं वो हैं साधारण शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष वो हैं जिनमें 400 का भाग जाता है, यानी कि 1600, 2000, 2400 ऐसे जो भी हैं। तो ये बताओ क्या 1100 लीप ईयर है, इसमें देखो 400 का भाग दे के नहीं जाएगा, इसका मतलब 1100 लीप ईयर नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से लीप ईयर नहीं है। और आपको लगेगा कि इसमें तो 100 है, 4 का भाग जा रहा है, ये तो लीप ईयर होना चाहिए। जी नहीं, अगर कहीं पे भी शताब्दी वर्ष लिखा हो, माने लास्ट में 00 हो, तो उसमें 400 का भाग देकर देखिए, अगर 400 का भाग चला जा रहा है तो वह लीप ईयर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके, उसी में से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा बार। 2005 लीप ईयर है नहीं, तो क्या कहा है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो पहला और अंतिम दिन समान होगा, तो अगर इधर शनिवार था तो इधर भी शनिवार होगा। ये हो गया आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को
कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? तो हमने क्या बताया कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन का अंतर होता है। तो जनवरी 2000 ये हो गया लीप ईयर। तो 1 जनवरी अगर 2000 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा? रविवार। लेकिन पूछा क्या है आपसे 1 जनवरी 2001 को, तो इसमें भी एक दिन जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा सोमवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।